नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो, एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। आज हम कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के बहावलपुर में बने सुभान अल्लाह टेरर कैंप की, जहां जैश ए मोहम्मद सालों से आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा था, लेकिन अब भारत ने इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद बात करेंगे कि कैसे भारत का एक जवान एलओसी के पार चला गया था और वापस भारत में आ गया। और आखिर में बात करेंगे अरुणाचल पर चीन की हरकत का भारत ने करारा जवाब दिया है। कहा है नाम बदलने से सच नहीं बदलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 600 आतंकी, करोड़ों का विदेशी चंदा, भारत का सटीक बार और फिर होता है ऑपरेशन सिंदूर। ये कहानी है पाकिस्तान के बहावलपुर में बने सुभान अल्लाह टेरर कैंप की, जहां जैश ए मोहम्मद सालों से आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा था, लेकिन अब भारत ने इसे खत्म कर दिया है। भारत ने इस ठिकाने को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल स्ट्राइक से तबाह कर दिया। एक के बाद एक सटीक निशानों पर फायर किया गया। टेरर ट्रेनिंग रूम, हथियार भंडार और कैडर बैरक सब खाक उड़े। बताया जा रहा है इस ऑपरेशन में करीब 400 आतंकियों की मौत हुई है और बाकी बचे कैडर या तो घायल है या भाग निकले। ये आतंकवादी कैंप पाकिस्तान के कराची तोरखम नेशनल हाईवे 5 के पास बीकानेर से लगभग 104 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर स्थित था। इस जगह को कराची मोड़ कहा जाता है। यहाँ एक भव्य और सुरक्षित परिसर में जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप बना हुआ था, जिसका नाम था सुभान अल्लाह मरकज। इस मरकज में मौजूद थे जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर, उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर और कमांडर मौलाना अम्मार। यहाँ करीब 600 आतंकी कैडर्स की ट्रेनिंग चल रही थी और यह जानकर आपको हैरानी होगी, इन सबको फंडिंग भी मिल रही थी। आपको बता दें, विदेशों से आए करोड़ों रुपए के चंदे से ये पैसे खैरात, मदरसा और समाज सेवा के नाम पर जुटाए जाते और इनका इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में होता था। इस ऑपरेशन की कोई आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान ने नहीं की है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और सूत्रों के दावे की पुष्टि होती है। इस हमले ने पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद दोनों को झंझोर कर रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेरर कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग, आत्मघाती हमलों की प्लानिंग और काफिरों के खिलाफ जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी। और इस प्रकार की गतिविधियां इस कैंप की रोजाना गतिविधियां थी। भारत ने साफ कर दिया है, अब आतंकी सिर्फ सीमाओं पर नहीं, उनके घरों में मारे जाएंगे। और इस ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब इंतजार नहीं करता, सीधे एक्शन लेता है। दूसरी ओर आज हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल पूर्णव कुमार साहू की, जिन्हें हम सब पीके साहू के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले पीके साहू पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे। 23 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, लेकिन ये गलती उस समय हुई जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही कड़वाहट के दौर में गुजर रहे थे। उस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, एक ऐसा जवाब जिसने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को हिलाकर रख दिया। अब बात करते हैं क्या हुआ था 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को सुबह का समय था। पीके साहू अपनी पोस्ट पर तैनात थे। बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक वो रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे जब उन्हें दिशा भ्रम हो गया और अनजाने में वो पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और फिर शुरू हुआ इंतजार। एक जवान की सलामती का, एक पत्नी की उम्मीद का और एक देश की निगरानी का, परिवार की पीड़ा और पत्नी का संघर्ष। जी हाँ, पीके साहू की पत्नी रजनी साहू का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो तुरंत चंडीगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों से कई बार मुलाकात की। हर मुलाकात में एक ही सवाल, क्या मेरे पति सुरक्षित हैं? हर रात एक ही ख्वाब, कब लौटेगी साहू? और आज 21 दिन बाद रजनी साहू का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि उनका पति भारत माँ का बेटा बाघा बॉर्डर से भारत वापस लौट आया है। प्रेस रिलीज की बात करें तो बीएसएफ की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक आज कांस्टेबल पूर्णव कुमार साहू अटारी बाघा बॉर्डर से भारत लौट आए। वो 23 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान
गलती से पाक सीमा में चले गए थे। बीएसएफ ने इस पूरे मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया है और पाकिस्तान ने 23 मई को साऊ को भारत को सौंप दिया। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय एजेंसियों ने शांति और संयम से काम लिया ताकि जवान की सलामती को कोई खतरा ना हो। ऑपरेशन सिंदूर और भारत की रणनीति। आइए अब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर और भारत की रणनीति के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था तो पाकिस्तान ने साहू को क्यों लौटाया? क्या ये एक डिप्लोमेटिक इशारा है या फिर पाकिस्तान की रणनीति में कोई मजबूरी है? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर एक टर्निंग पॉइंट बनकर उभरा। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। भारत ने पीओके में घुसकर 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ये संदेश साफ था, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को यह भी बताया कि भारत युद्ध नहीं न्याय चाहता है, इसलिए साहू की वापसी को एक डिप्लोमेटिक विन भी माना जा रहा है। अगर युद्ध चलता रहता तो शायद आज साहू वापस इंडिया ना आ पाते। भारत न सिर्फ अपनी राजनीति को देखता है, बल्कि भारत अपने एक एक जवान की सलामती को भी देखता है और ये भारत की एक विशेषता है। आपको याद होगा जब कारगिल युद्ध हुआ था तो कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तान के जवान मारे गए थे तो पाकिस्तान आर्मी ने अपने जवानों को वापस लेने से मना कर दिया था। और अगर हम अपने जवानों की बात करें तो हमारे जवानों ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों का अंतिम संस्कार भी पूरे सम्मान से किया था। भारत पाकिस्तान जैसा देश नहीं है। भारत अपने जवानों की सुरक्षा करना जानता है और किसी भी तरह से अपने जवानों की सुरक्षा को खतरे में भारत नहीं डाल सकता। आज उसका यही परिणाम है कि साहू जैसे बीएसएफ जवान हमारे भारत देश के पाकिस्तान की सीमा में अंदर जाने के बावजूद आज हमारे पास वापस आ गए। पाकिस्तान के इस कदम के पीछे क्या मजबूरी रही होगी? क्या वे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थे? क्या उसे भारत के जवाबी एक्शन का डर था या फिर वो दिखाना चाहता था कि हम इंसानियत की कद्र करते हैं? सवाल कई है, जवाब सीमित है, लेकिन एक बात साफ है, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। वो अपने जवान को हर कीमत पर वापस लाता है, चाहे वो अभिनंदन हो या पीके साहू हो। जानकारी के लिए बता दूं कि पुलवामा हमले के बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक में अगले दिन अभिनंदन पाकिस्तान की गिरफ्त में चले गए थे। भारत के कूटनीतिक दबाव और सैन्य सतर्कता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के चलते पाकिस्तान ने उन्हें 1 मार्च 2019 को रिहा कर दिया था। सैनिकों की जिंदगी और हमारा फर्ज। कभी सोचा है आपने, जो सैनिक सरहद पर खड़ा है उसकी एक गलती, एक कदम जिंदगी और मौत के बीच की रेखा बन जाती है। हम आराम से सो सके इसके लिए कोई रात भर चौकी पर खड़ा रहता है। पीके साहू की वापसी सिर्फ एक जवान की वापसी नहीं है, ये विश्वास की वापसी है, भरोसे की वापसी है और उस जिम्मेदारी की याद दिलाती है जो हम सब पर है, अपने सैनिकों के सम्मान और समर्थन की जिम्मेदारी। हाल फिलहाल में एक खबर और सामने आई जिसमें मध्य प्रदेश के एक नेता ने, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की हमारे कर्नल कुरैशी, उनके ऊपर सवाल उठाए। आखिर हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, हम अपने सैनिकों का अपमान कब तक सहेंगे? कांस्टेबल पीके साहू की वापसी राहत है, लेकिन ये भी याद दिलाती है कि सरहदें जितनी बाहरी होती है उससे कहीं ज्यादा अंदरूनी तनाव लेकर आती है। हम शुक्रगुजार हैं बीएसएफ के उन डिप्लोमेटिक अधिकारियों के और सबसे बढ़कर उस सैनिक के जिसने गलती से सरहद पार की लेकिन जज्बा नहीं खोया। आखिर में बात करेंगे कि कैसे अरुणाचल पर चीन की हरकत का भारत ने करारा जवाब दिया है। कहा है नाम बदलने से सच नहीं बदलेगा। चाइना के नागरिक उन्नयन मंत्रालय ने 11 से 12 मई को अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के लिए नए नाम जारी किए हैं, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने चीन के इस दावे को व्यर्थ और बेतुका करार दिया है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदले हैं। भारत सरकार की ओर से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि नए नाम रखने से यह सच्चाई नहीं बदलेगी, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। चीन के नागरिक उन्नयन मंत्रालय ने 11 और 12 मई को अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के लिए नए नाम जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 14 जून को एक्स पर एक
पोस्ट साझा कर चीन के इस कदम को बेतुका करार दिया। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों को जारी किया है। हमारी सैद्धांतिक स्थिति के अनुरूप हम ऐसी कोशिशों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। नए नाम जड़ने से यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्टैंडर्ड भौगोलिक नामों की चौथी लिस्ट जारी की, जिसे वो जांगनान के तौर पर मान्यता देता है और ऑटोनोमस तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा मानता है। इससे पहले चीन ने पिछले साल अप्रैल 2024 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास स्थित 30 स्थानों के नए नामों की लिस्ट जारी की थी। साथ ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बीजिंग ने साल 2024 में 12 पहाड़, 4 नदियों, 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा और 11 आवासीय क्षेत्र और जमीन के एक टुकड़े का नाम बदला था। नाम बदलने के अलावा चीन ने इन इलाकों की अक्षांश और देशांतर स्थिति और एक हाई रेजोल्यूशन मैप भी जारी किया था। इससे पहले साल 2017 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नाम बदलने की पहली लिस्ट जारी की थी। इसके बाद साल 2021 में 15 स्थानों की दूसरी लिस्ट और साल 2023 में 11 स्थानों की तीसरी लिस्ट जारी की। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता आ रहा है। बीजिंग इस प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल देश का अभिन्न अंग है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहें, आपको इस चैनल पर मिलेगी कई अहम जानकारी और कई महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।